कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है भारत के वन। ठीक है ना, भारत के वन। कौन से वन में किस प्रकार की लकड़ियां पाई जाती हैं, कौन सी वन की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें देखना होता है। जैसे पूछ लिया था एक बार क्वेश्चन कि चंदन किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है, महोगनी किस प्रकार के जंगल में पाया जाने वाला वृक्ष है। उसी प्रकार सिनकोना के बारे में पूछ लिया गया था, रबड़ के बारे में पूछ लिया गया था। तो ये सारी चीज हम लोग देखते हैं कि कौन से वन में किस प्रकार के पौधे पाए जाएंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं। तो बिना देरी किए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है ना, बिना देरी किए हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, देखो हेडिंग डालो, भारत में वन। ठीक है, भारत में वन। अब भारत में भाई सब वन, तो पहला हेडिंग डालो, पहला डालो वन का प्रकार में उष्णकटिबंधी, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन। ठीक है ना, ये आपका हेडिंग हो गया। अब इसकी क्या विशेषता भाई साहब, देखो यहां पर औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा क्या होता है 200 सेंटीमीटर। ठीक है ना, औसत तापमान क्या होता है, औसत तापमान क्या होता है, औसत तापमान भाई साहब लगभग 22 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना, और देख लेते हैं कि इन्हें सदाबहार क्यों कहते हैं। ये वृक्ष, इस प्रकार के वृक्ष, ये वृक्ष अपनी पत्ते तथा फलों को अलग अलग समय पर गिराते हैं। ठीक है ना, देखो हम इन्हें सदाबहार वन कहते हैं ना, तो सदाबहार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सदैव क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं। और हरे भरे क्यों दिखाई देते हैं भाई साहब, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पौधा है, इस पर क्या होगी, पहला नंबर तो पत्ती होगी, दूसरा फल होगा, तीसरा फिर मान लीजिए पत्ती होगी, फल होगा, इसी प्रकार के तो पौधे होते हैं। तो एक तरह आप देखते हैं पौधे कि फल और पत्तियां सब एक साथ गिर जाता है, न तो उस पर फल होगा न तो पत्तियां होंगी। तो इस प्रकार क्या होता है, वृक्ष ऐसे टहनियों नुमा दिखाई देता है। ठीक है ना, उस पर किसी प्रकार के पत्ते उत्ते नहीं दिखाई देते, ऐसे एकदम झंगार टाइप के, एकदम कंकाल टाइप के दिखाई देते। लेकिन दूसरी तरफ क्या है भाई साहब कि इनमें अगर पत्तियां गिर गया तो फल बचा रहेगा, फल गिर गया तो पत्तियां बचा रहता है, मतलब दोनों में से कोई एक बचा रहता है। इस वजह से हमें क्या दिखाई देता है कि ये जो वन है बड़े हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से इन्हें हम क्या कह देते हैं भाई साहब कि ये सदाबहार है, मतलब सदैव ये हरियाली बनाए रखे हैं। किस वजह से, क्योंकि इनकी पत्तियां और फल क्या है अलग अलग समय पे गिरते हैं। और बाकी पौधों में क्या होता है भाई साहब, बहुत सारे पौधे में आपने देखा, महुआ देख लिया होगा, आम देख लिया होगा, बाकी पौधे देख लिए होंगे फूल उल के, तो उसमें क्या होता है कि सब के सब पत्तियां और फूल और फल जितने भी होते हैं एक समय पे गिर जाता है, तो हमें एकदम झंगाड़ टाइप के भाई साहब दिखाई देते हैं। इस वजह से हम इन वनों को क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या विशेषता है कि इनकी पत्तियां और फल अलग अलग समय पे गिरते हैं, जिसकी वजह से कुछ न कुछ हमें दिखाई देता रहता है पेड़ पर, और ये झंगार टाइप के नहीं दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं कि भाई साहब ये तो वन सदाबहार वन है। अब भाई देख लेते हैं कि इनमें सदाबहार वनों में कौन कौन से पौधे आते हैं। तो लिखो, पहला एनी का पौधा आता है, एनी का पौधा, एबोनी का पौधा आता है, एबोनी का पौधा आता है, सिनकोना का पौधा आता है, सिनकोना का पौधा आता है, सिनकोना का पौधा आता है। ठीक है ना, उसके बाद रबड़ का पौधा आता है, उसके बाद नारियल का पौधा आता है, नारियल का पौधा आता है। ठीक है ना, सिनकोना, रबड़, महोगनी, देख लो महोगनी का पौधा भी आता है। तो ये सारे पौधे आपके किसके हैं, ये उष्णकटिबंधी
सदाबहार वन के पौधे हैं। तो आप देख रहे हो सिंकोना, सिंकोना से क्या बनता है भाई साहब, कुनैन की दवा बनती है। किसकी दवा बनती है, कुनैन की दवा बनती है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है ना। इसी में और लिख लो एक रोजवुड करके पौधा होता है, वो भी इसी में आता है, ठीक है ना, सदाबहार वन में। तो ये सारे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं हम लोग कि इनका विस्तार भारत में कहां कहां। एक तो देख रहे हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट एक तो है पश्चिमी घाट, और दूसरा डाल लो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार लिख लो। तीसरा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। चौथा लिख लो पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में भाई साहब कहां, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के। अब देखो 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, इसका मतलब है कि वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर वर्षा की मात्रा ज्यादा है तो उन्हीं क्षेत्रों में ये बन पाए जाएंगे जहां पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। तो आपने देखा होगा कि पश्चिमी घाट में दक्षिण पश्चिम मानसून से खूब वर्षा होती है। उसके अलावा अंडमान निकोबार में खूब वर्षा होती है, लक्षद्वीप में भी खूब वर्षा होती है। पूर्वोत्तर भारत में आपने नाम सुना ही होगा मेघालय, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्यों सदाबहार वन कहते हैं। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर औसत तापमान लगभग कितना पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा। यहाँ के पेड़ जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, लगभग 60 मीटर तक लंबे होते हैं, ठीक है ना, लगभग 60 मीटर तक लंबे पौधे पाए जाते हैं। तो ये नोट कर लीजिए। तो फिर हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले की तरफ हम लोग अब चलते हैं। अब डालिए हेडिंग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, ठीक है ना, पर्णपाती वन। इन्हीं को कहते हैं पतझड़ वन भी कहते हैं। इन्हीं को किस नाम से जानते हैं, पतझड़ वन के नाम से। इन्हीं को किस नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं, मानसूनी वन के नाम से, ठीक है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पतझड़ वन या मानसूनी वन, इस नाम से इन्हें पुकारा जाता है। तो ये आपको ध्यान में, इनके दो प्रकार पाए जाते हैं। इनके कितने प्रकार, दो प्रकार। एक तो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। अब दूसरा पाया जाता है भाई साहब उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है ना, पाती वन। भाई साहब इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं। चंदन पहला भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है कि चंदन किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है। तो चंदन किसमें पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। आप ध्यान में रखिएगा कि चंदन भाई साहब सदाबहार वन का वृक्ष नहीं है। आप लगा करके मत आ जाइएगा कि चंदन कहाँ का वृक्ष है। चंदन आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये ध्यान में रखिएगा कि किस जंगल का लकड़ी है चंदन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहां पाया जाता है, अधिकतर कर्नाटका में मलयगिरी की पहाड़ियों पर, ठीक है ना। तो ये चंदन उष्ण, वही अल्लू अर्जुन वाला भैया साहब पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला, यही उसी वन का उदाहरण है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का चंदन। तो ये ध्यान में रखिएगा चंदन। उसके बाद अगला लिखो शीशम, शीशम
सागौन, सागौन, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद अर्जुन, आंवला, अर्जुन आंवला, अर्जुन आंवला, उसके बाद और सहतूत, उसके बाद अर्जुन आंवला, सागौन, सहतूत, सहतूत नहीं, तो ये इसमें हो गया। और भी लिखा देते हैं आप लोगों को, महुआ भी लिख लो, सहजन भी लिख लो, सहजन, महुआ, महुआ, आंवला हो ही गया। तो ये चंदन, शीशम, सागौन, अर्जुन, आंवला, सहजन, उसके बाद सहतूत भी लिख लो, सहतूत। सहतूत से क्या बनाए जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, ये किस लिए प्रसिद्ध है सहतूत, ठीक है ना। तो ये चंदन, शीशम, सागौन, अर्जुन, आंवला, सहजन, महुआ, सहतूत, ये सारे वृक्ष किसके उदाहरण हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के। अब भाई साहब ये पाए कहाँ जाते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो लिखो पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, पूर्वी ढालों पर। अब भाई साहब अब देखो ये है हमारा भारत और ये पश्चिमी घाट, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पाया जाता है भाई साहब पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से जब दक्षिण पश्चिम मानसून टकराता है भाई साहब, दक्षिण पश्चिम मानसून टकराता है तो इस वाले क्षेत्र में खूब वर्षा कराता है, खूब वर्षा कराता है। लेकिन जो ये पीछे वाला भाग बनता है, पीछे पहाड़ के पीछे वाला भाग बनता है, वो होता है वृष्टि छाया प्रदेश। क्या होता है? वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है। तो भाई साहब इस क्षेत्र में जो बना वो बना कौन सा भाई साहब, किस प्रकार के वृक्ष बने? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और इस वाले क्षेत्र में जो बना पौधा वो हो गया सदाबहार वन। कौन सा बना? सदाबहार वन। इधर खूब वर्षा तो सदाबहार वन, उधर बना तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है ना। तो ये जो पूर्वी ढाल है वहां पर किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और लिख लो भाई साहब, और भाई उड़ीसा में पाया जाएगा, उड़ीसा में, उड़ीसा में लिख लो, उड़ीसा में कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर, ये जो है भाई साहब तमिलनाडु वाला क्षेत्र ये कोरोमंडल तट कहलाता है, तो यहां भी पाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल लिख लो, वेस्ट बंगाल, ये वाले क्षेत्र। तो ये वाले सारे क्षेत्र क्या हो जाते हैं? इसमें शामिल हो जाते हैं, मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अब हम लोग देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग देखते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे शामिल किए जाते हैं और इनका क्या क्षेत्र है, ठीक ना। और लिख लो इसे, इसके अंतर्गत कौन कौन से? तेंदु नाम सुना होगा, तेंदु के पत्ते से क्या बनता है? बीड़ी। आप लोग बताइएगा। तेंदु, पलाश, खैर, बेल, ठीक है, खैर बेल, ये सारे पौधे पाए जाते हैं। इनका विस्तार भाई साहब है जैसे गुजरात, गुजरात लिख लो, मध्य प्रदेश लिख लो, मध्य प्रदेश लिख लो, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान लिख लो, राजस्थान लिख लो, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र लिख लो। तो ये सारे क्षेत्र में फैले हुए, मतलब ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर ये फैले हुए क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है ना। तो ये सारा क्षेत्र हो जाता है। महाराष्ट्र भी लिख लो, महाराष्ट्र हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र मध्यवर्ती भाग में जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो सारे हो जाएंगे। तो तेंदु, पलाश, खैर, बेल किसका उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। तेंदु, पलाश, खैर, बेल किसका होगा? तेंदु याद करिएगा, पलाश याद करिएगा, दो इसमें से याद करिएगा, कम से कम तो इसमें तो दो याद करना है। इसमें तो देख रहे होंगे चंदन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सागौन याद करना है, अर्जुन के पौधे याद करना है, सहजन याद करना है भाई साहब, सहतूत याद करना है, आंवला याद करना है। ये सारे पौधे आपके बड़े इंपॉर्टेंट है भाई साहब। चंदन पूछा जा चुका है तो आगे उम्मीद है कि भाई साहब ये सारे पौधे पूछे जा सकते हैं कि किस वन का उदाहरण है। तो इस प्रकार आप लोग नोट कर लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चंदन क्या हो गया? आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है ना, आर्द्र पर्णपाती या आर्द्र पतझड़ वन के उदाहरण है, ठीक है ना।
ये आर्द्र पर्णपाती है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आर्द्र पर्णपाती मतलब अगर पतझड़ दे दिया, क्योंकि इसी का नाम उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधी पतझड़ वन, उष्णकटिबंधी मानसूनी वन, ठीक है ना। अगर कोई देता है तो आपको क्या लगा कर आना है भाई साहब, चंदन आपको लगाना किसमें, आर्द्र पर्णपाती या आर्द्र पतझड़ वन में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही लगा कर केवल यही दे तो लगाना, नहीं दे तो नहीं लगाना, आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है ना, आर्द्र पतझड़ वन, आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है ना। इस तरह आप ऐसा नहीं है कि भूल जाइएगा आप, आर्द्र पतझड़ वन किसका उदाहरण है, उष्णकटिबंधी आर्द्र पतझड़ वन का उदाहरण है, ठीक है ना। चंदन किसका उदाहरण है, उष्णकटिबंधी आर्द्र पतझड़ वन का, ठीक है ना। तो ये लिख लो। और एक मिलाय, ये कहां पाया जाएगा, मलयगिरी की पहाड़ियों पर, सर्वाधिक कहां पाया जाता है, मलयगिरी की पहाड़ी। मलयगिरी कहां है, मलयगिरी पहाड़ी कहां पर स्थित है भाई साहब, ये कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका, ठीक है ना। कहां पाया जाता है, चंदन, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो मलयगिरी की पहाड़ियों पर ये पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं अब डालो मरुस्थली पौधा, मरुस्थली पौधा, मरुस्थली वन या मरुस्थली, मरुस्थली वन। अब मरुस्थली वन देखो भाई साहब, इनका विकास, इनका विकास, विकास 50 सेंटीमीटर, इस वन, ऐसे लिखो, इस वन में, इस वन में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है ना, होती है। इनकी दो विशेषताएं, इनकी जड़ें, इन पौधों की जड़ें, इन पौधों की जड़ें गहराई तक होते हैं, जड़ें गहराई तक होते हैं, ठीक है ना। इन पौधों की जड़ें कहां तक होती हैं, गहराई तक होती हैं। इन पौधों के पत्ते, इन पौधों में, इन पौधों में पत्तों के स्थान पर कांटों का विकास होता है, कांटों का विकास होता है, विकास होता है, ठीक है ना। देखो अगला पॉइंट लिखो, इन पौधों में, इन पौधों के पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में, पत्तियों के ऊपरी सतह, ऊपरी सतह चिकना, चिकना तथा निचला भाग, ऊपरी सतह चिकना तथा निचली सतह, निचली सतह खुरदरा होता है, खुरदरा होता है, होता है, होता है, ठीक है ना। उदाहरण लिख लो, जैसे नागफनी का पौधा, नागफनी, नागफनी हो गया, बेर हो गया, बबूल हो गया, बबूल हो गया, ठीक है ना। नागफनी, बेर, बबूल, और क्या हो सकता है, खजूर हो गया, क्या हो गया, खजूर हो गया। इस प्रकार के ये कहां कहां पाए जाएंगे, थार के मरुस्थल में, थार का मरुस्थल कहां पाया जाता है, थार के मरुस्थल, ठीक है ना, मरुस्थल में, ठीक है ना, थार के मरुस्थल में। और कौन कौन से पौधे होते हैं, नागफनी होता है, बेर होता है, बबूल होता है, खजूर होता है, ये सारे
इसके उदाहरण। अब हमें देखना है कि भाई साहब इनकी जड़ें गहराई तक होती हैं और पत्ते के स्थान पर कांटों का विकास होता है और ऊपरी परत चिकना और निचली परत कैसा होता है, खुरदरा होता है। अब देख लेते हैं, मान लीजिए भाई साहब ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, ये मान लीजिए हमारी जमीन है, इस जमीन पर एक पौधा, ये मरुस्थल था, इस मरुस्थल में एक पौधा होगा। अब इस पर मरुस्थल में पौधा होगा और इस पौधे में भाई साहब ये बनी पत्ती, यहां पर एक पत्ती निकली, ठीक है, ये पत्ती है। फिर इसी में पत्तियों के स्थान पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर कांटों का विकास होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया। और पत्तियों में क्या होता है, कांटे नुमा कांटे होते हैं, ठीक है ना, कांटे होते हैं, सही ना। और इनकी जड़ें क्या होती हैं, गहराई तक होती है। ये हमारा बन के तैयार हो गया रेगिस्तान का पौधा। अब देखो कि जो ये पौधा है, हमने क्या बताया कि पौधे का ऊपरी पत्ते की ऊपरी परत कैसी होती है, एकदम मुलायम या चिकना होता है, ठीक है, एकदम चिकना। और निचली परत कैसी होती है, खुरदरा होती है, ठीक है। हमने यही जूम करके बना लिया, जो ये था इसी को बना लिया। अब देखो भाई साहब, चिकना इसलिए होता है कि जब चिकना होगा तो जो सूर्य की लाइट आएगी वो इस पर पड़ेगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जितना चिकना कोई चीज होता है उस पर उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, ठीक ना, उसका एल्बिडो उतना ही ज्यादा होता है। जैसे आप बर्फ पर कोई चीज प्रकाश आता है तो वो जितना आएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से माना जाता है जो जितना चिकना होता है उसकी रिफ्लेक्शन पावर उतना ही ज्यादा होती है। अब भाई साहब ये जैसे सूर्य की रोशनी आई, रिफ्लेक्ट हो गया। अब रिफ्लेक्ट क्यों हो गया और क्यों ऐसी संरचना बनी, क्योंकि रेगिस्तान में वर्षा क्या हो रही है, कम। अब वर्षा कम हो रही है तो इस वजह से ये पौधा अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने पत्तों की ऊपरी परत को चिकना बना दिया ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। और वाष्पोत्सर्जन कम क्यों होगा, क्योंकि जब सूर्य की प्रकाश इस पत्ते पे पड़ेगी तो पत्ते पे जैसे ही पड़ेगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो भाई साहब ये गर्मी कम सहन करेगी और गर्मी कम सहन करेगी तो इससे वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। अब मान लीजिए आप मान लीजिए भीगे हुए हैं, अब आपको धूप में कर दिया जाए, लेकिन आपके ऊपर ऐसा आवरण लगा दिया जाए जिससे सूर्य की रोशनी आप तक ना पहुंचे। जैसे आप पन्नी लगा लो, ऊपर से पॉलिथीन लगा लो, तो पॉलिथीन लगा लोगे तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगेगा, प्रकाश अंदर तक नहीं जाएगा और अंदर तक नहीं जाएगा तो आपके कपड़े कैसे सूखेंगे। ठीक उसी प्रकार है ये मरुस्थली पौधे में भी होता है। जो ऊपरी परत कैसा होता है, चिकना होता है। अब चिकना होने के नाते रिफ्लेक्ट हो जाता है प्रकाश, और रिफ्लेक्ट हो जाता है तो प्रकाश जब पड़ेगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो कम गर्म होगा, और कम गर्म होगा तो भाई साहब वाष्पोत्सर्जन कम होगा। इसका मतलब है भाई साहब लिख लेते हैं हम लोग, चिकना होने के कारण चिकना रहेगा तो क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होगा, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, प्रकाश का रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा ना भाई साहब। और प्रकाश का रिफ्लेक्शन अगर ज्यादा होता है तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा भाई साहब, कम हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई साहब। इस वजह से क्या किया, इस मरुस्थल के पौधे ने कम पानी में अपने आप को क्या कर लिया, सर्वाइव कर लिया। दूसरा काम भाई साहब, ये जो निचला परत है खुरदरा है, कैसा है भाई साहब, ये निचला परत खुरदरा है। खुरदरा इसलिए बना होता है ताकि इस खुरदरे भाग से क्या करता है, वायुमंडलीय जल को वायुमंडलीय जलवाष्प को इस खुरदरे भाग से वायुमंडलीय जल को अवशोषित करता है। अब भाई साहब बारिश नहीं हो रही है लेकिन वायुमंडल में कुछ तो अंश होता है जलवाष्प का। अब जलवाष्प का कुछ अंश होगा तो उसे कैसे ये ऑब्जर्व कर रहा, ऊपर से प्रकाश को कम आने दे रहा और नीचे से वायुमंडल में जो जल है उसे किसके माध्यम से अवशोषित कर रहा है, इस खुरदरे भाग से। इसी खुरदरे भाग में वायुमंडलीय जल और बचा करके अपने आप को पानी की जरूरतों को पूरा कर लेता है। तो इसके दो काम, ऊपर वाला भाग क्या कर रहा है, चिकना बना दे रहा है, नीचे वाला भाग क्या कर दे रहा है, खुरदरा बना दे रहा है, ताकि खुरदरे भाग से वायुमंडलीय जल को हम अवशोषित कर सके। अब भाई साहब हमने क्या दिखाया कि लिखा है
कि पत्तों के स्थान पे कांटों का विकास होगा। भाई साहब जितने कांटे होंगे उतना ही कम वाष्पोत्सर्जन होगा। भाई साहब पत्ता ज्यादा होगा तो पत्ता क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होगी। कांटे होंगे तो कांटे कम होंगे, कांटे कम क्षेत्रफल लेंगे, और कम क्षेत्रफल लेंगे तो वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। तो इस वजह से इनका विकास होता है। तो ये सारा मरुस्थली वन के आपके उदाहरण हो गए। क्या हो गया भाई साहब कि थार का मरुस्थल में इसका विकास है, और मध्यवर्ती भारत में भी कहीं कहीं पाया जाता है। उदाहरण के नागफनी, बेर, बबूल, खजूर, ये सारे इसके उदाहरण है। इस वन में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इन पौधों की जड़ें गहराई तक होती हैं। इन पौधों में पत्तों के स्थान पर कांटों का विकास होता है। इन पौधों की पत्तियों के ऊपरी भाग चिकना तथा निचली भाग खुरदरा होता है। अब चिकना होने से क्या फायदा है, खुरदरा होने से क्या फायदा है, ये हमने बता दिया, आप नोट कर लीजिए इसे। अब आप हेडिंग डालिए पर्वतीय वन। हेडिंग डालिए पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में डालिए हेडिंग पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन में पहला 2 लाइन लिख लो। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऊंचाई बढ़ने पर तापमान तथा वर्षा की मात्रा प्रभावित होती है। ठीक है ना? वर्षा की मात्रा कैसी होती है, प्रभावित होती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो इससे तापमान की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और ऊंचाई पे जाते हो तो वर्षा की मात्रा में भी प्रभावित होता है। आप देखते हो कि ऊंचाई पे चले जाओगे तो तापमान कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है तो वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप जाते हो तो वैसे वैसे क्या होता है, बर्फ बनने लगता है ऊंचाई पर। जितना ही ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे बर्फीली क्षेत्र मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि अब देख लेते हैं कि भाई साहब ये जो वन है, मान लो ये पहाड़ है, हमने कहा पर्वतीय वन, तो इसी पहाड़ पे तो वन पाए जाएंगे। तो ये हो गया 0 मीटर, ठीक है ना, 0 मीटर है। और ये मान लीजिए भाई साहब 1000 मीटर है। कितना है, 1000 मीटर की ऊंचाई तक कौन सा वन पाया जाएगा। 2000 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा वन पाया जाएगा, ठीक है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा वन पाया जाएगा। और ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और इसके ऊपर भाई साहब क्या होगा, बर्फ होगा, ठीक है ना, इसके ऊपर बर्फ होगा। अब ये 0 मीटर पे आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है भाई साहब, उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर कौन से भाई साहब, शंकुधारी वन। और यहाँ पर अल्पाइन वन, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री से 1000 मीटर की ऊंचाई तक कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर के लगभग में कौन से वन पाए जाते हैं, उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 2000 से लेकर 3000 के
बीच में कौन से शंकुधारी वन। अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये एकदम जो रेखाएं 2000 मीटर के बाद एकदम यहाँ के वन वहां नहीं पाए जाएंगे, वहां के वन यहाँ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है भाई साहब। देखो यहाँ भी चीड़ के वन पाए जाते हैं, यहाँ पर भी चीड़ के वन पाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी पाए जाने की विशेषता है और यहाँ पर भी पाए जाने की विशेषता। ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम से एकदम एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भाई साहब इसके बाद ये यहाँ के वन वहां नहीं मिलेंगे, वहां के वन नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, संक्रमण क्षेत्र होता है। अब ये डिवाइड बस नॉर्मली होता है कि 2000 1800 ऐसे करके, ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल होता है, बस नॉर्मली आपको देखना होता है, ठीक है ना। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपने देखा, शीशम, सागौन, महुआ और अर्जुन, सहतूत, ये सारे पौधे आपने पहले ही देख लिया, ठीक है ना। तो उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आप पहले देखो कि ये भारत में कौन से क्षेत्र में, मतलब 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाला, अर्थात हमें कहाँ मिलेंगे, हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे। तो हिमालय क्षेत्र में कौन से भाई साहब मिलेंगे, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के बाद आपको उत्तराखंड में मिलेगा। उत्तराखंड के बाद भाई साहब आपको सिक्किम में मिलेगा, सिक्किम में मिलेंगे, सिक्किम में मिलेगा। उसके अलावा भाई साहब आपको कहां मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन से वन मिलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है ना। यहीं पर घास भी मिलेंगे। इसी क्षेत्र में आपको कुछ पौष्टिक घास भी मिलता है, पौष्टिक घास मिलता है, पौष्टिक घास, जैसे बुग्याल, कयाल नाम सुने होंगे ना, तो इस प्रकार के पौष्टिक घास मिलता है। और इसमें कौन सा मुख्य वन होता है, जैसे चीड़ होता है। इसकी मुख्य पौधे कौन से होते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के कौन से पौधे मुख्य होते हैं, चीड़ वन होता है। इसके अलावा आप देख सकते हो चीड़, ओक, जामु, चीड़ होता है, ओक होता है, कौन सा, ओक होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के पौधे यहाँ पाए जाते हैं। अब शंकुधारी वन में भी देखो भाई साहब चीड़ ही पाया जाएगा। ऊंचाई बढ़ रही है ना, 2000 से 3000 हो गया लगभग से, तो यहाँ भी आपको कैसे वन मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको शंकुधारी वन ही मिलते हैं। शंकुधारी वन मतलब चीड़ मिलेगा आपको, जिसमें मुख्य होता है चीड़ का, चीड़ होता है। उसके अलावा आप लोगों को देखना होता है, चीड़ हो गया और देवदार हो गया, लिख लो, चीड़, चीड़ और देवदार, ठीक है। ये दो वृक्ष आप लिख लो, कहाँ पाए जाएंगे, शंकुधारी वन। और ऊंचाई पर, हिमालय की कितनी ऊंचाई पर, 2000 से 3000, या जहां भी 2000 से जहां पर पर्वत होगा, जहां पर 2000 से 3000 ऊंचा पर्वत होगा, वहां पर चीड़ और देवदार मिलने की संभावना ज्यादा होगी। अल्पाइन में आप देखो, आपने लाइकेन नाम सुना होगा, लाइकेन मिलेगा, और भी छोटे, मतलब देख रहे हो ना, यहाँ पर कैसे वृक्ष थे, आप देख रहे हो, यहाँ पर शीशम, शीशम मिल रहा है, महुआ मिल रहा है, अर्जुन मिल रहा है, सहतूत मिल रहा है, और सहजन मिल रहा है, इस आंवला मिल रहा है। इस प्रकार के यहाँ बड़े बड़े पौधे मिल रहे हैं, उससे छोटे पौधे मिल रहे हैं। देखो पौष्टिक घास मिल रहा है, चीड़, ओक, छोटे पौधे मिल रहे हैं। इससे ऊपर और जा रहे हो कि और छोटे पौधे मिल रहे हैं, और यहाँ पर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो साहब, ये लाइकेन हो गया, लाइकेन हो गया, इस प्रकार के छोटे, शैवाल हो गया, लाइकेन, शैवाल, ये फर्न टाइप के, जैसे फर्न हो गया, लाइकेन, फर्न, फर्न नाम सुने हो। इस प्रकार के छोटे पौधे एकदम, मतलब जो एकदम सतह पर चिपके हुए होते हैं, इस प्रकार के पौधे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जूसीफर लिख लो, जूसीफर, जूनिफर है, सॉरी, जूनिफर, ठीक है ना। इस प्रकार के जूनिफर हो गया, फर्न हो गया, लाइकेन हो गया, ये सारे लिख लो। मास भी लिख लो, मास। तो ये सब कैसे हैं, ये एकदम मान लीजिए कोई सतह है, इस पर चिपके होते हैं, ऐसे ऐसे करके चिपके होते हैं, मतलब तो इस प्रकार की संरचना पाई जाने लगती है वृक्षों की इस वन में, ठीक है ना। तो ये सारे थे, तो पूछ लेता है कभी कभी, देवदार किस प्रकार के, शंकुधारी है, चीड़ है, हिमाचल प्रदेश, ठीक, ये सारा नोट कर लो। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अगला। अगला एकदम इंपॉर्टेंट है आप लोग का, कौन सा, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वन, ठीक है। हेडिंग डालो, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, ठीक है, हेडिंग डालो, मैंग्रोव वन।
मैंग्रोव वन को कहते हैं अनूप वन, अनूप वन कहते हैं। इसे ज्वारीय वन भी कहते हैं, इसे ज्वारीय वन भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे ज्वारीय वन भी कहते हैं। इसे दलदली वन भी कहते हैं, इसे दलदली वन भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसे किस नाम से जाने जाते हैं? सुंदर वन भी कहते हैं इसे, सुंदर वन, सुंदर वन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सारे इसके नाम हो गए, ठीक है ना। सुंदर वन, मैंग्रोव वन, अनूप वन, ज्वारी वन, दलदली वन, सुंदर वन, ये सारे किसके नाम है? सब मैंग्रोव वन के नाम है। अब मैंग्रोव वन देखो, अब लिखो, ये वन, ये वन, ये वन नदियों द्वारा लाए गए, नदियों द्वारा लाए गए स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, नदियों द्वारा लाए गए स्वच्छ जल या मीठे जल, स्वच्छ जल एवं महासागरों के नदियों द्वारा लाए गए स्वच्छ जल एवं महासागरों के खारे जल के मिलन स्थल पर, ये वन नदियों द्वारा लाए गए स्वच्छ जल एवं महासागरों के खारे जल के मिलन स्थल पर पाए जाते हैं या विकसित होते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई नदी है भाई साहब, ये नदी अपने साथ स्वच्छ पानी लेकर आ रही है, मान लीजिए ये समुंदर है, ठीक है ना, ये समुंदर है, तो भाई साहब ये वाला जो क्षेत्र होगा, यहीं पर क्या होगा? मैंग्रोव क्षेत्र का विकास होगा, ठीक है ना। मैंग्रोव मतलब इधर से खारा जल होगा और इधर से स्वच्छ जल होगा, तो जहां पर खारे जल और स्वच्छ जल मिलते हैं उसी जगह पर कौन से वन विकसित होंगे? मैंग्रोव वनस्पति विकसित होगी, या ज्वारी वनस्पति विकसित होगी, या अनूप वन विकसित होंगे, या दलदली वन विकसित होंगे, या सुंदर वन का विकास होगा। तो कौन सा क्षेत्र होगा? जहां नदी अपना स्वच्छ पानी लेकर आ रही है और जहां पर समुद्र अपना खारा जल लेकर पहले से बैठा कि अच्छा लाओ तुम नदी स्वच्छ जल लेकर आओ, हम दोनों मिलते हैं तो फिर मैंग्रोव वनस्पति की उत्पत्ति होगी। तो ठीक उसी प्रकार आप देख रहे हो, मैंग्रोव वनस्पति स्वच्छ जल और खारे जल के मिलन बिंदु पर किसका विकास होता है? मैंग्रोव वनस्पति की। इन वनस्पतियों की जड़ें देखो, मैंग्रोव वन के जड़ें पानी या सतह से ऊपर होते हैं, ऊपर निकले हुए होते हैं। अब देखो भाई साहब, अब जो ये वन है अपने सतह से क्या होते हैं? सतह से ऊपर होते हैं। अब भाई साहब ये इनका विकास कहाँ होता है? जहां पर खारे जल और स्वच्छ जल का मिलन होता है। अब नदियां कोई चीज, मान लीजिए ये नदी आ रही थी ना, अब नदियां अपने साथ क्या लेकर आती है? नदियां अपने साथ लेकर आती हैं गाद, मिट्टी। अब भाई साहब जिसे कहते हैं अवसाद, तो यहाँ पर क्या करेगी? अवसाद का जमाव करेगी। यहाँ पर क्या करेगी? अवसाद का जमाव करेगी। अब भाई साहब ये अवसाद का जमाव अगर कर देगी तो ये क्षेत्र हो जाता है दलदल। क्या हो जाता है? दलदल। तो यहाँ पर क्षेत्र का निर्माण, कौन सा क्षेत्र का निर्माण हो जाता है? दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अब इस दलदल में भाई साहब कोई पौधा कैसे सांस लेगा? सांस ले नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से जो यहाँ पर पौधे होते हैं, मान लीजिए दलदल था तो यहाँ पर इनकी जड़ें नीचे थी, तो ये इनकी जड़ें नीचे थी, तो दलदल में ये सांस नहीं ले पाते, इसी वजह से इनकी जड़ें क्या हो जाती हैं? ऐसे हो जाती हैं। देखो ऐसे, तो यहाँ पर कोई पौधा है और इसकी जड़ें ऐसे गई, ऐसे ऊपर आ जाती हैं भाई साहब, ऐसे करके ऊपर आ जाती हैं, ठीक है ना। कोई पौधा है, इसकी जड़ें ऐसे ऊपर होती हैं ताकि ये इसी भाग से श्वसन कर पाते हैं। जो ऊपर होता है, सतह से ऊपर होता है, उसी से क्या कर लेते हैं? ये श्वसन कर लेते हैं। अगर सारा भाग डूब जाता है तो ये श्वसन करने में इन्हें समस्या होती है। इसी वजह से ये अपनी जड़ों को कहां ला देते हैं? ऊपर ले आ देते हैं, सतह से ऊपर ला देते हैं, जिससे श्वसन करने में इन्हें समस्या ना हो। तो ये आपने समझ लिया होगा।
अब लिख लो भाई साहब, ये ध्यान में रखिएगा, मैंग्रोव वनों को किस नाम से जाना जाता है? अनूप वन के नाम से जाना, मैंग्रोव वनों को ज्वारी वन के नाम से जाना जाता है, मैंग्रोव वनों को दलदली वन के नाम से जाना जाता है, मैंग्रोव वनों को सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ पर विकसित होते हैं? जहाँ पर नदियां और समुद्र मिलते हैं। ये कहाँ बनते हैं, मिलते हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है मैंग्रोव वनस्पति का? जहाँ पर समुद्र और नदियां आपस में मिलती हैं। और मैंग्रोव की जड़ें पानी या सतह से ऊपर निकली होती, क्यों? ताकि शोषण कर सके, ताकि शोषण कर सके, ठीक है ना, कर सके, ये ध्यान में रखिएगा। देखो, ताकि ये क्या कर सके? शोषण कर सके। इनका विकास ये ऐसे लिख लो, ये भारत में कहाँ, यहाँ भारत में कहाँ पाई जाती है? इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। और इसके अलावा आप देख लो, अंडमान निकोबार में है, और दूसरा महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अलावा आपका गुजरात में है, ठीक है ना। इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? वेस्ट बंगाल, ये तो आपको पता ही होगा। इनका सबसे बड़ा विस्तार कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद अंडमान निकोबार में पाया जाता है, और उसके बाद कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।